वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में फिजिक्स का कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो कल हम लोगों ने देखा था कार्य शक्ति ऊर्जा, और इसके लिए हम क्या किए थे, डेरिवेशन किए थे किसके लिए, फॉर कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। तो ये वेरिएबल फोर्स का हमारा जो फार्मूला निकला था कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या बोले थे? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। तो जब हमने इसमें देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम में दो केसेस देखा था, किसके लिए, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक वेरिएबल फोर्स के लिए। तो इसी को आज हम इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकालेंगे आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ एक एक चीज़ कई मेथड से आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं इंटीग्रेशन मेथड से, है ना, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो अपना कागज, कॉपी और पेन उठा लीजिए और एक एक चीज़ को इसको आप लिखते रहिए। हेडिंग क्या डालेंगे? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए वीडियो बहुत अच्छी चीज़ है, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कई सारे टॉपिक पे जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज है। क्या लिखोगे? वही चीज़ है। लेट, देखिए, लेट एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल, है ना, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना एम है, मूविंग विथ वेलोसिटी वी, है ना, क्या वी वेग से गति कर रही है, ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन इट, है। वो बार बार लिखने से टाइम वेस्टिंग होगा, इसलिए आप लोग उसको लिखिए। माने कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, एम है, वी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। जब उस वस्तु पर हम क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं, ठीक। जब उस वस्तु पर एक बल लगाते हैं, द चेंज द वेलोसिटी वी। वही चीज़ है पिछले बार जो करवाया था मैंने, कि मान लो कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से गति, u वेग से गति कर रही है, जिसको हम इनिशियल वेग बोलते हैं। जब उस वस्तु पर हम बल F लगाते हैं तो उसका वेग कितना होता है, v आता है। और उसका सपोज, अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम इक्वल टू dx, द डिस्प्लेसमेंट dx ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू dx, है ना। डिस्प्लेसमेंट dx ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हम जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dx क्या हो रहा है। द वर्क डन विल बी, कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी, वर्क एक स्केलर है ना, W इक्वल टू एफ डॉट dx, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट से इसको लिख सकते हैं f इंटू डी एक्स कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इंटू डी एक्स होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, है ना। थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब वस्तु में कितना होगा, बल लगाएंगे, त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए डी एक्स। कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखिए जो एक्सेलरेशन होता है, अभी मैंने चर्चा किया था, एक्सेलरेशन इज व्हाट, एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट? अच्छे से लिखिए।
क्लियर। चलिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम और डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी। कोई डाउट? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग का सूत्र आ जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, एम वी डी वी। शुरू से हम देखें एम ए इंटू डी एक्स, ए की वैल्यू होती है डी वी बाई डी टी। अब हम क्या किया, डी एक्स बाई डी टी को हम लिख दिया, डी वी इधर कर दिए, तो ये आ गया एम वी डी वी। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसी को हमको क्या करना है, निकालना। ये हमारा मेन फार्मूला आ गया। अब इसी में हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर। लिखिए, द वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी, वर्क डन इन चेंजिंग वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। जब हम u से v तक किया गया कार्य हो जाएगा ऑब्टेन बाय इंटीग्रेट। जब हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, u से v आ जाएगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण का, ये इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड टू बाय इक्वेशन 0 टू w एम वी डी वी यू एंड वी। तो यहाँ क्या था, डी डब्ल्यू। कुछ नहीं तो 1 मानते, इसे हमको बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा डब्ल्यू, 0 टू डब्ल्यू, एम बाहर निकल जाएगा। और जब v का इंटीग्रेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाई 2, वी और u। ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस 0 एम बाई 2, एक बार हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यह आ गया W इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। क्लियर। तो वही चीज़ हमको मिल गई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। हैंस क्या हो गया, हैंस वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या होता है, कुल किया गया, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, है ना। ठीक, अचर बल द्वारा यह कुल किया गया कार्य होता है जी, इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब परिवर्ती बल के लिए, ठीक है, परिवर्ती बल के लिए एक और होगा, जैसे मैंने कराया था। इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो परिवर्ती बल के लिए कितना विजन हो गया, 7। चलिए क्लियर। ये है इंटीग्रेशन में था परिवर्ती बल के लिए। माना कि कोई वस्तु, देखिए कंटिन्यू चल रहा है तो समझ के करिएगा, इसको मिटा देते हैं। माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है। तो m द्रव्यमान की वस्तु पर एक परिवर्ती बल कितना लग रहा है, Fx, है ना, या F ही ले लो। माना कि वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, एक परिवर्ती बल कितना लग रहा है, Fx, x अक्ष की दिशा में, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x दिशा में लगाया जाता है। जो वस्तु को जब x अक्ष की दिशा में लगाएं तो वस्तु x अक्ष की दिशा में ही कहाँ से, x1 से xn तक क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। इसका एक डायग्राम हम बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे पार्ट में हम x1 xn। क्लियर। क्लियर। ये x1 x2 xn माइनस 1 x, छोड़ो, क्या किया हम, x अक्ष की दिशा में x1 से xn तक विस्थापित हो जाएंगे। अब संपूर्ण अंतराल को दिए, मैंने जितने भी इंटरवल होगा उसको हम छोटे छोटे और बराबर भागों में क्या करते हैं, अंतराल में बांट देते हैं। ऐसा ही अंतराल क्या होगा, डेल x, इसको बोल सकते हैं अपन डेल x, किन्हीं दो अंतरालों के बीच का। चलिए,
तो अल्प अंतराल डेल एक्स के लिए आरोपित बल को हम क्या करेंगे, अचर मानेंगे। ये जो है संपूर्ण अंतराल को, संपूर्ण डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे छोटे है ना डेल एक्स भागों में विभाजित करते हैं। तो अल्प अंतराल जो डेल एक्स है मन मिनिमम अंतराल इंटरवल, तो आरोपित बल जो होगा इसको हम क्या मान सकते हैं, अचर मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना। अब हम ये पहले से पढ़ चुके हैं, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उससे जो कार्य होता है ना, ये कांस्टेंट होगा ये तो मान सकते हैं, लेकिन किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो कि कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो प्रत्येक अंतराल में, इच इंटरवल, प्रत्येक अंतराल में जो बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, प्रत्येक अंतराल में बल द्वारा किया गया कार्य डेल डब्लू इक्वल टू हाफ एम और डेल वी स्क्वायर। देखिए शुरू से समझिए इसको, बहुत क्लियर टॉपिक है ये। संपूर्ण अंतराल को हम छोटे छोटे भागों में अंतराल करते हैं, x1 x2 x3 एंड xn माइनस 1m, ठीक है। तो इस पर जो बल लग रहा है उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। अब हम बल लगा रहे हैं, कार्य हो रहा है, वो गति ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो प्रत्येक अंतराल में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, डेल डब्ल्यू होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ, अगर है ना छोटे छोटे भागों में बांटे कि दो अंतरालों को हम डेल एक्स लिख सकते हैं, तो इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम डेल वी स्क्वायर। जहाँ डेल वी स्क्वायर क्या है, डेल वी स्क्वायर क्या है बताइए, ये अंतराल डेल एक्स के प्रारंभिक अंतिम बिंदुओं के चाल के वर्ग में परिवर्तन है। ये प्रारंभिक, ये अंतिम, ये स्टार्ट हो रहा ना प्रारंभिक से, तो ये डेल वी स्क्वायर जो है अंतराल डेल एक्स, ये अंतराल है, इसमें ये प्रारंभिक अंतिम इन दोनों के बीच के चाल के वर्ग में परिवर्तन है। अब यदि हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको जो डिस्प्लेसमेंट है x1 x2 x3 xn n माइनस के संग विभाजित कर दिए हैं, छोटे तालों में x1 x2 x3 xn माइनस 1 xn ऐसे विभाजित कर दिए हैं, तो उन अंतराल में वेग भी होगा। मान लो कि वेग कितना होगा, v1 v2 v3। मान लो हम लोग x1 में वेग कितना है, v1 है, x2 में वेग कितना होगा, v2 होगा, और x3 में वेग कितना होगा, v3 होगा, और xn माइनस 1 में वेग vn माइनस 1, और xn में वेग कितना हो जाएगा, vn होगा। ठीक, जब प्रत्येक अंतराल को छोटे टुकड़ों में भागते हैं उसमें वेग v1 v2 v3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बल द्वारा कुल किए गए कार्य कितना होगा, चलिए निकालते हैं। बोलिए, W बराबर 1/2n कितना होगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा। क्लियर। अब कितना होगा दूसरा, v3 माइनस v2 1/2m v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 1/2m कितना हो जाएगा, बोलिए, v4 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर। ऐसे 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 हम चलते जाएंगे और चलते चलते हम लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे, 1/2m vm स्क्वायर माइनस vn माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमको निकलेगा। जब इसको हम ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें हमको क्या हो जाएगी, कट जाएगी, सब एक दूसरे से कट जाएंगे। देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव ऐसा करके, तो हमको जो बचेगा क्या बचेगा, लास्ट में ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो 1/2m vn स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यही बचेगा। स्पष्ट है, इससे हमको क्लियर होता है कि परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर हुआ ये। अब इसका लाभ मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था। तो इस कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को, जहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करने होते हैं, जहाँ परिणामी बल जो निकलता है किए गए कार्य की गणना करनी होती है। कहाँ पर किया जाता है, जहाँ परिणामी बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी होती है। किंतु बल और विस्थापन का ज्ञान संभव नहीं होता है। हमको बल और विस्थापन का जहाँ नॉलेज नहीं होता है, ऐसी स्थिति में यदि हम कांतिक ऊर्जा में कमी या अधिकता इसको ज्ञात हो तो किए गए कार्य की गणना को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखिए कंक्लूजन निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, पहला नंबर, यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाता है, ठीक है,
इफ v इक्वल टू u द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होगा? इफ v इक्वल टू u देन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन नो वर्क डन। जब एक समान चाल से चलेगा तो हमको कोई कार्य नहीं करता। नो वर्क डन बाय द फोर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। मान लो वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो, मान लो कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तो वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा? 0। नंबर 2, चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। क्या उसका एग्जाम्पल होगा बताइए? जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति करती है, एक समान चाल से वृत्तीय गति करती है, तब इसकी गतिज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अभी केंद्र बल द्वारा किए गए कार्य 0 होगा। इसका एग्जाम्पल होगा व्हेन ए बॉडी, ठीक है, व्हेन ए बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन ए बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज काइनेटिक एनर्जी हैंस नो वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा? जब वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति करती है ना, तो इसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब केंद्रीय बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? 0 होगा, है ना। अब एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोग सोचिए, व्हाट इज दूसरा एग्जाम्पल? हाँ, जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में कमी होती है, क्या बोले? जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में कमी होती है, लिखिए, चलिए आप लिख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? इसका कैलकुलेशन देख रहे हैं, किसका? वर्क एनर्जी थ्योरम का, है ना। जब किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में, हाँ चलिए, जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है, कमी होगी तो बल द्वारा किया गया ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस स्थिति में बल विस्थापन की दिशा, बल ऐसे लगा रहे विस्थापन, क्या लिखोगे? इफ देयर इज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, if there is decrease the kinetic energy of the body, then the work done by the applied force is negative. In these situations the force and displacement are directed in opposite direction. जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में कमी होती है तो बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, और बल विस्थापन की दिशाएं विपरीत होगी। इफ देयर इज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी देन द वर्क डन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज नेगेटिव। इन दिस सिचुएशन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल बताइए। देखिए, जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक, जैसे फेंके हम, आपकी जितनी ताकत होगी उतना ऊपर फेंकेंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरू में एकदम तेज़ी से जाएगा, फिर उसका वेग कम हो जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो जाएगा, फिर नीचे वापस आ जाएगी। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है, और जिससे उसकी काइनेटिक ऊर्जा में कमी होगी और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कार्य निगेटिव हो जाएगा। क्या लिखेंगे? व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, when a body thrown vertical upward, its velocity goes on decreasing, and so that kinetic energy also decrease. Thus the work done by the gravitational force be negative. ठीक। चौथा, अब जब अभी हम कमी देखे ना, तो बल विस्थापन विपरीत आ गया। अब मान लो कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, तेजी से भाग रहा है, तो इस स्थिति में जब बल जो है बल द्वारा किए गए कार्य होगा वो धनात्मक होता है। लिखिए, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इफ देयर इज एन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी देन द वर्क डन बाय द अप्लाइड वेरिएबल फोर्स इज पॉजिटिव। अब देखिए, जब किसी वस्तु को हमने ऊपर फेंका वो हुआ है। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जब किसी वस्तु को हम स्वतंत्रतापूर्वक नीचे फेंकते हैं या फिर कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है तो उसका वेग बढ़ते जाता है। जब नीचे से ऊपर फेंकते तो वेग घटता जाता है। अब ऊपर से नीचे आ रहा तो वेग हमेशा बढ़ेगा, होगा कि नहीं?
और उसकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ेगी। जब नीचे से ऊपर फेंकते तो गति ऊर्जा में कमी आ रही थी, अब ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, वृद्धि होती है। और इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए क्लियर। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है पावर। क्या अगला टॉपिक, पावर। थोड़ा सा पढ़ाएंगे फिर बाकी के लिए हम कल रख देंगे। पावर, शक्ति, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा। अब अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, शक्ति। क्या है शक्ति, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ऊर्जा हमने देखा। किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को हम क्या बोलेंगे, शक्ति। क्या बोलेंगे, किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में, क्या लिखें, किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर, रेट को शक्ति बोलते हैं। या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य करता है उसको, उसकी हम शक्ति कहते हैं। अब देखिए, कार्य का परिमाण समय पर निर्भर नहीं करता। कार्य जो है समय पर निर्भर नहीं करता, ठीक। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, परंतु शक्ति का परिमाण समय पर नोट द पॉइंट। कार्य का परिमाण समय पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन शक्ति जो है वो समय पर निर्भर करता है। मैंने भी बताया था ना कि कोई पहाड़ी पर चढ़ता है, कितना समय लगता है, जो जल्दी समय लेगा उसकी शक्ति ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा समय लेगा उसकी शक्ति कम होगी। तो किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य कर लेता है उसको, उसकी शक्ति कहते हैं। तो कार्य जो है समय पर नहीं डिपेंड करता है, लेकिन शक्ति समय पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिपेंड ऑन द टाइम। अब मान लो यदि दो कार्यकर्ता समान कार्य, मान लो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, दो कार्यकर्ता समान कार्य अलग अलग समय में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो कार्यकर्ता एक ही काम दे रहे हैं, आलू छीलने को दोनों को दे रहे हैं, ठीक है। दो आदमी है, दोनों को आलू छीलने को हम दे देते हैं। तो जो जल्दी समय में कर देगा, जल्दी छील देगा, उसकी शक्ति क्या होगी, पहले से ज़्यादा होगी। सिंपल है। मैंने बोला यहाँ से वहाँ तक आप चढ़ के आइए, सेम हाइट पर दे दिया, दोनों को मैं दे दिया 20-20 फीट चढ़ना है, तो जो जल्दी चढ़ लेगा उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है ना। तो हमने ये शक्ति में देखा कि किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो जो कार्य तेजी से करता है उसकी शक्ति अधिक होगी। इफ 2% परफॉर्म ए वर्क, लिख लीजिए, आज ज़्यादा नहीं देखेंगे हम। इफ 2% परफॉर्म ए वर्क, क्या लिखोगे, इफ 2% परफॉर्म ए वर्क but the time taken is different, then the person who complete the work in a less duration of time has more power। क्या लिखोगे, if 2%, एग्जाम्पल में दे सकते हो, if 2% है, if 2% a work but the time taken is different from the person who's complete the work in less duration of time has more power। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करने में कितना टाइम लगता है, डेल टी, तो ये इसकी क्या होगी, पावर। क्या लिखोगे, इफ डेल डब्ल्यू इज द वर्क डन इन टाइम टेकन डेल टी, देन द एवरेज पावर इज रिटन बाय द पी इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल टी। अब हम इंस्टेंटेनियस पावर लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, इसको लिमिट लगाएंगे, डेल टी एक्सटेंसिव टू 0 और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा पावर, पी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्लियर।
तो शक्ति का क्या यूनिट होता है? शक्ति का यूनिट होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो P = W/T भी लिखते हैं अपन, तो इसका होता है यूनिट वाट। तो कोई बोले कि डिफाइन 1 वाट, तो वाट = जूल अपॉन सेकेंड। तो 1 वाट 1 जूल 1। ठीक। यदि कोई पर्सन 1 जूल वर्क को 1 सेकंड में करता है, उसकी पावर कितनी होगी? 1 वाट। 1 जूल में यदि 1 सेकंड में यदि 1 जूल का काम करता है तो शक्ति 1 होगी। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी, ये लिखो कैसे? इट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी इन 1 सेकेंड इज 1 जूल, इट्स पावर इज सेट टू 1 वाट। ठीक है। तो शक्ति के जो मात्रक है, या शक्ति का अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगली क्लास हमारी मैथ्स की चालू होने वाली है, तो शक्ति का SI CGS पद्धति मात्रक देखेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे, और बहुत सारे टॉपिक को हम शक्ति का आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट हो जा रही है, जल्दी करते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। 24-25 मिनट की वीडियो हो गई है, तो अब अगली वीडियो हम अगले दिन क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। देखिए, हम जो है जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। आप लोग उसको घर में पढ़िए और नोट्स बना के लिखते रहिए उसको, है ना। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते रहिए। वीडियो यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रुक के उसको देखिए, एक एक चीज़ को उसको नोट करते जाइए, ठीक है। यदि हम ज़्यादा समय लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक टॉपिक पर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर इसको अपलोड करने में भी दिक्कत होती है ना लंबी वीडियो को, तो इसलिए हम बोलते हैं। ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।